नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूपीएससी मोटिव 30 चैनल में स्वागत है। हम सभी लोग आधुनिक भारत के हैंड रिटन नोट्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें अगली कड़ी में आज हम लोग देखेंगे प्रेस का विकास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत में आप देखेंगे इस वीडियो में कि भारत में प्रेस जो चौथा स्तंभ है, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था के बाद चौथा पिलर है, उसका भारत में किस प्रकार कालक्रमानुसार विकास होता है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, समय से आते रहते हैं। यहाँ से आप लोगों को अच्छे खासे प्रश्न मिल जाएंगे, तो इसको आप लोग बार बार देखिएगा। और इसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे वीडियो आधुनिक भारत के छोटे छोटे आपको डाले जा चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे ट्रिक रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। आप उसको जरूर देखिए। तो चलते हैं हम लोग। आप देखिए, सबसे पहले कि जब प्रेस के विकास की बात आती है तो भारत में सबसे पहले 1780 की बात है। फर्स्ट न्यूज़ पेपर वो कौन था? द बंगाल गजट, कलकत्ता या कलकत्ता जनरल नाम से था एडवाइजरी। यह ये जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा ये चीज़ शुरुआत की गई थी। पहला पेपर 1780 में। 1772 में मुद्रणालय जब्त कर वारेन हेस्टिंग किसके द्वारा, जिस जगह से ये छपता था उसको 72 में नहीं, ये दूसरा मैटर है। 1872 में जब शुरुआत हुई थी इन सब चीज़ों की, तो वारेन हेस्टिंग द्वारा इसको क्या किया जाता था, इन सब चीज़ों को छपने ही नहीं दिया जा रहा था। फिर आता है द सेंसरशिप प्रेस एक्ट। ये 1799 लॉर्ड वेलीजी के समय हुआ, पहली बार सेंसरशिप लगा इस पे। और एक इसमें क्या हुआ कि स्वामी, संपादक और मुद्रक का नाम लिखना। पहली बार कि कोई भी समाचार पत्र निकालता है तो उसमें उसका मालिक कौन है, संपादक कौन है और मुद्रक कौन है, इसका नाम लिखना होता था। समाचार पत्रों पर वो प्रकाशन पूर्व पत्रों को सरकार के सचिव के पास भेजना अनिवार्य था। ठीक है, और प्री सेंसरशिप मतलब कोई भी चीज लिखने से पहले आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक तरीके से अवगत की आज़ादी को गला घोटने का कार्यक्रम इससे हुआ। अब आता है 1818 में लॉर्ड हार्ड हेस्टिंग्स आते हैं। इन्होंने प्री सेंसरशिप बंद कर दिया, तो कुछ अच्छा काम करते हैं 1818 में, जिसको 1799 लॉर्ड वेलीजी ने क्या किया था कि सेंसरशिप लगा दी थी कि स्वामी का, प्रकाशक का, मुद्रक का नाम लिखिए, साथ साथ कोई भी समाचार छापने से पूर्व पहले सरकार के सचिवों के पास ले जाइए, वहां से वेरीफाई होगा तभी आप छाप सकते हैं। इस प्री सेंसरशिप को 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने क्लोज कर दिया, एक इनिशिएटिव हुआ। आगे चलते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर 1823 की बात आती है तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन शुरू हुआ, अनुज्ञप्ति नियम जॉन एडम्स के द्वारा। जॉन एडम्स का जब कार्यकाल आप देखेंगे तो सिर्फ इसके 7 महीने के कार्यकाल में यही एक निकृष्ट कार्य इसके द्वारा भारत के प्रेस के संबंध में किया गया था कि इसने क्या कहा कि बिना अनुमति प्रेस स्थापना उपयोग दंडनीय अपराध है, मुख्यतः भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पत्रों पर। इस पर इसी कारण राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार क्या हो गया, बंद करना पड़ा था। बिना अनुज्ञप्ति प्रेस स्थापना उपयोग दंडनीय अपराध इसने कर दिया था। 1823 में याद रखिएगा अनुज्ञप्ति रेगुलेशन, लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया था, अनुज्ञप्ति नियम, जिसको जॉन एडम्स, इसका सिर्फ मात्र यही एक कार्य इतिहास में जाना जाता है। फिर 1835 की बात आती है, प्रेस एक्ट ऑफ 1835 या मेटकाफ एक्ट से जाना जाता है, मेटकाफ एक्ट के नाम से। तो चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया, 1823 की जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन था उसको रद्द कर दिया और इसे ही भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहता है, मेटकाफ को। मेटकाफ का बहुत बड़ा रोल है। जॉन एडम्स ने क्या किया, एकदम निकृष्ट कार्य किया, अनुज्ञप्ति नियम लगा दिया और उसको 23 में था, 23 से 35 में, 23 से 35 में करीब 12 साल बाद इस रेगुलेशन एक्ट को रद्द करने का काम किसने किया, चार्ल्स मेटकाफ ने। इसीलिए इनको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब क्या हुआ कि केवल प्रकाशक, मुद्रक को प्रकाशन के स्थान की सूचना देना होता था। केवल प्रकाशक या मुद्रक को सिर्फ प्रकाशन के स्थान का देना पड़ता था, मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं दें, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्थान का नाम, कहाँ से समाचार पत्र क्या होता है, मुद्रित हो रहा है, ये देना था। अब देखिए फिर 1857 की बात आती है, लाइसेंसिंग एक्ट 1857
अनुज्ञप्ति एक्ट को पुनः 1 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया विद्रोह के कारण। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। जो अनुज्ञप्ति एक्ट जॉन एडम्स ने लागू किया था, जिसको 1823 में, फिर 1835 में जिसको चार्ल्स मेटकाफ ने रद्द कर दिया था, उसी को पुनः जो है 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 साल के लिए फिर लागू किया गया। फिर क्या हुआ? तो चलता ही रहता है फिर आगे। फिर देखिए, फिर 1867 में लॉर्ड लॉरेंस के समय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 आया, पंजीकरण अधिनियम आया 1867। मेटकाफ एक्ट में परिवर्तन करने के उद्देश्य से आया था कि प्रेस में समाचार सामान्य जो पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाना नहीं, उन्हें नियमित करना था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगाना, इसको क्या करना था? नियमित करना था। और प्रकाशन के 1 माह के अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति स्थानीय सरकार को देना आवश्यक व मुद्रित सामग्री और मुद्रक प्रकाशक और मुद्रण का स्थान के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य था। तो 3 चेंजिंग हो गई मेटकाफ के एक्ट में कि आप एक क्या काम करेंगे कि कोई भी प्रेस या समाचार पत्र आप मुद्रित करते हैं तो उसकी एक प्रति 1 माह के अंदर आप जो है स्थानीय शासन के प्रकार जो है सरकार के पास दे दीजिए। साथ साथ मुद्रित सामग्री पर जो आप प्रेस निकल रहा है समाचार पत्र, उसमें मुद्रक प्रकाशक उसका स्थान कहाँ से निकल रहा है, ये चीज कर दिया गया। और फिर इसमें आईपीसी की धारा 124 और 124 ए जोड़ा गया, राजद्रोह की जो धारा थी। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। ये अलग इनिशिएटिव हुआ कब? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 में। किसके समय? लॉर्ड लॉरेंस के समय। अब आता है आगे चल करके, अभी तक तो ठीक था। फिर 1878 का समय जब आता है, यहाँ पर एक द वर्नाकुलर एक्ट पारित होता है। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय। इस एक्ट को यह संज्ञा दी कि मुंह बंद करने वाला एक्ट की संज्ञा दी गई। एस.एन. बनर्जी द्वारा इसे कहा गया कि आकाश से होने वाला वज्रपात कहा, मतलब ये इतना खतरनाक था, गड़बड़ था कि एक तरीके से जब बिजली वज्रपात होता है तो उसकी तुलना जो है एस.एन. बनर्जी ने किया और मुंह बंद करने की संज्ञा लोगों ने इसको कहा, इस एक्ट को। इसमें हुआ क्या कि 1876 और 77 में भीषण अकाल पड़ा था। 1870 में दिल्ली दरबार, इन्हीं दोनों की पृष्ठभूमि में बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी प्रेस के द्वारा। जब प्रेस में आलोचना होती थी तो उसका आम जनमानस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, प्रेस पढ़ने की, समाचार पत्रों को पढ़ने पर। तो जनता विद्रोही हो रही थी। तो फिर क्या हुआ कि डीएम जिला जो दंडानायक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक से बांड भरवाना जाना, सरकार के विरुद्ध न कोई भी चीज छापेंगे नहीं, सरकार के विरुद्ध कोई भी चीजें छापेंगे नहीं। गलत क्या, सही क्या? डीएम का निर्णय अंतिम था, इसके विरुद्ध अपील करने की अनुमति थी ही नहीं। अंग्रेजी व देशी भाषा में भेदभाव किया गया। देशी भाषा को बचाने के लिए फुल प्रूफ कॉपी सरकारी पत्रेक्षण को देनी होगी। फर्स्ट टाइम सोम प्रकाश के विरुद्ध एक्ट पास हुआ था। इसके जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, तो उन्होंने सोम प्रकाश पत्रिका निकाली थी। यह एक्ट जो है पहली बार जो है इसी पे लागू हो गया, तो जिस कारण जो है बंद करना पड़ा। फिर एबीपी अमृत बाजार पत्रिका जो रातों रात जो है अंग्रेजी में, हिंदी से बदल गई, किसमें? अंग्रेजी में, क्योंकि हिंदी भाषा के, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर यह नियम लागू था और अंग्रेजी भाषा पे लागू नहीं था। तो इसलिए जो है एबीपी जो अमृत बाजार पत्रिका थी वो क्या हुई? चेंज हो गई अंग्रेजी में रातों रात। भारत में ही सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश पर मामले क्या किए गए? दर्ज किए गए। और सितंबर से 78 से प्री सेंसरशिप की धारा क्या हटा दी गई। ये सब चीजें बहुत ही गलत जो है ये वर्नाकुलर एक्ट प्रेस था 1878 का। इसका भी कालानुक्रम आता है, तो ध्यान दें वर्नाकुलर एक्ट के बारे में। फिर आता है लीटन के बाद आता है 1872 में रिपन आता है। लीटन के बाद 1882 में लॉर्ड रिपन आते हैं। इन्होंने क्या किया? द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। ये भी बहुत बड़ा काम करते हैं रिपन। फिर 1883 की बात आती है। एस.एन. बनर्जी देश के पहले पत्रकार जिन्हें कारावास की सजा हुई। तो एस.एन. बनर्जी जो है भारत देश के पहले ऐसे पत्रकार थे जिनको जो है प्रेस में छापने के कारण क्या हुआ? कारावास की सजा हुई। द बंगाली में एक पत्रिका थी, हाई कोर्ट के जज की निंदा के कारण,
द बंगाली समाचार पत्र में इन्होंने लिखा था, हाईकोर्ट के जज की निंदा कर दी थी, जिसके कारण इनको कारावास दे दिया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को पहले भारतीय थे। अब देखिए तिलक का क्या उस समय प्रेस में योगदान रहा है तिलक जी का। तो आप देखेंगे तिलक ने जो है क्या काम किया है। 1893 में इन्होंने गणपति उत्सव और 96 में शिवाजी उत्सव, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। गणपति और शिवाजी, ध्यान दीजिएगा, 93 और 96 की बात है। इन्होंने एक मराठा निकाला समाचार पत्र, वो भी इंग्लिश में। देखिए ध्यान, कंफ्यूज कभी मत होइएगा, एक केसरी और मराठा की किताबें याद रहे, समाचार पत्र याद रहेंगे आपको, तो ध्यान दीजिएगा। मराठा मराठी में नहीं, अंग्रेजी में है, और केसरी मराठी में है। और इसके से जुड़े हुए कौन थे? आगारकर जुड़े थे पर मराठा से, और केलकर जो है इसके संपादक किसके थे? केसरी के केलकर, आगारकर मराठा के, ध्यान दीजिएगा। 1896 में कपास पर उत्पाद शुल्क के विरोध में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आंदोलन चलाया था। किसने? तिलक जी ने। 1896-97 महाराष्ट्र में कर न अदायगी का अभियान चलाया, तिलक जी ने। 1897 पूना में प्लेग के कारण जो है रैंड की चापेकर बंधुओं द्वारा हत्या कर दी गई। और इसे केसरी में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से तुलना करने पर तिलक को गिरफ्तार कर 18 महीने की कैद दी गई। प्रश्न आया हुआ है कि 1897 में पूना में जब प्लेग फैला तो वहां का एक अंग्रेज था रैंड, इसको चापेकर बंधुओं ने मार डाला। तो हुआ क्या, इस हत्या पर केसरी में इन्होंने, जो आपका मराठी में लेख है, केलकर जी संपादक हैं, केसरी में इन्होंने शिवाजी ने जिस तरह अफजल खां को मारा था उसी से इसकी तुलना कर दी। इस कारण इनको 18 महीने का जेल हो गया, ध्यान दीजिए। इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनकी किताब जो है गीता रहस्य, मांडले जेल में इन्होंने लिखा था, इसी 18 महीने कैद के दौरान। तो इतना तिलक जी का कंट्रीब्यूशन रहा, मराठा और केसरी, ध्यान दीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है। 1898 में घटना जब घटती है, आगे क्या होता है? 1898 में क्या धारा 24A में एक नई धारा 153A जोड़ दी गई। इसमें सरकार की आलोचना क्या बना दिया गया? दंडनीय अपराध बना दिया गया। फिर इस पर एकदम सेंसरशिप समझिए। फिर आता है 1908 का समय, जब फिर आता है एक एक्ट, द न्यूज पेपर एक्ट 1908, जो डीएम को अधिकार की समाचार पत्रों की संपत्ति व मुद्रणालय, अब क्या हो गया, डीएम को और अधिकार दे दिया गया, शक्तिशाली बना दिया गया कि समाचार पत्र की जो संपत्ति जो है और मुद्रणालय, इनको क्या कर सकता था? जब्त कर सकता था। ये किसके समय आया? लॉर्ड मिंटो के समय आया था। इसी के कारण क्या हो गया, युगांतर, संध्या और वंदे मातरम जो क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी बंद हो गई, जब्त कर लिए गए थे। फिर 1910, ये भी मिंटो के समय का है। फिर एक जो है 8 के बाद फिर 10 में आ जाए, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 आया। ये जो है लीटन के जो 1878 के प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया गया। लीटन ने जो लगाए थे अनावश्यक, जो प्रतिबंध लगाए थे, उसको फिर से लागू कर दिया गया, जिसको रिपन ने जो है क्या किया था, उसको वर्नाकुलर एक्ट को उसने डिमोलिश किया था, मतलब एबोलिश किया था। उसी चीज को जो है पुनः जो है ये फिर ला देते हैं। वर्नाकुलर एक्ट जो 78 में था, आगे चलकर के रिपन उसको जो है वर्नाकुलर एक्ट को रद्द करता है। पुनः आप देखेंगे फिर जो है ये मिंटो क्या करता है, उसको, उसके प्रावधानों को फिर ला देता है वापस। तो इसमें क्या होता है कि स्थानीय सरकार प्रकाशक के स्वामी से रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मांग सकती थी, न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 2000 रुपए। रद्द होने पर पुनः पंजीकरण हेतु 1000 से 10,000 रुपए मांगने का अधिकार था। उस समय इतनी धनराशि जो है बहुत बड़ी धनराशि होती थी, जिस कारण कोई कुछ कर ही नहीं पाता था फिर इसके संबंध में, बेचारा। अब आता है 1927 की बात आती है। 1900 क्या है भाई, एक मिनट, हाँ 1921 की है। 1921 की बात आती है तो तेज बहादुर सप्रू ने प्रेस समिति द्वारा 1908 और 1910 के एक्ट को समाप्ति हेतु सिफारिश पर, यह एक्ट एक समिति बनी थी तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। इस समिति ने क्या कहा था कि ये जो 1908 और 1910 का एक्ट है, इसको क्या किया जाए, रद्द कर दिया जाए, तो रद्द कर दिए गए। अब आता है 1931, 10 साल बाद, इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन दबाने हेतु जो है 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट बना। इसमें सभी गतिविधियां सम्मिलित की गई जो सरकार के प्रभुसत्ता को हानि पहुंचाए।
ये इरविन के समय, क्योंकि उसी समय क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको दबाने के लिए जो है इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 पारित किया गया। इसके समय, इरविन के समय। अब इसको क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में बता दिया है। किसी भी गतिविधि को जो सरकार के विरुद्ध सम्मिलित है और उसकी संप्रभुता को हानि पहुंचाता है तो कार्रवाई की जाएगी। अगर उस समय और भी हम प्रेस की बात करें, क्या क्या चीजें चल रही थी, कौन कौन लोग उसमें निकाल रहे थे पेपर, तो हिंदू व स्वदेश मित्र जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर का था। द बंगाली एस.एन. बनर्जी की थी। इसी द बंगाली में इन्होंने कुछ जो है बोल दिया था, जज की आलोचना कर दी थी एस.एन. बनर्जी ने, तो इनको पहले पत्रकार बने थे, इनको जो जेल हो गया था। और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की है, जिसी को एबीपी न्यूज के नाम से हम लोग जानते हैं। सुधारक किसके? गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सुधारक इनकी पत्रिका थी, गोखले की। हिंदुस्तान व एडवोकेट किसकी थी? जेपी वर्मा की थी। अब आगे और देखिए किताबें, समाचार पत्र जो रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, मैकाले व रिपन, अगर देखें अंग्रेजों में तो लॉर्ड हेस्टिंग, मैकाले व रिपन प्रेस स्वतंत्रता के क्या थे? पक्षधर थे। वहीं पर वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, मिंटो, एडम्स, कैनिंग और लीटन, ये सब इसके दमन के पक्ष में थे। तो कभी प्रश्न आए तो इसमें हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग पहले आया था, फिर लॉर्ड हेस्टिंग आया था, ध्यान दे देंगे। मैकाले व रिपन प्रेस स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वहीं वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, मिंटो, एडम्स, कैनिंग और लीटन इसके दमन के क्या थे? पक्षधर थे। 1947 की बात आती है। प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947, सभी गैर कानूनी एक्ट क्या कर दिए गए? जब भारत आज़ाद होता है उस समय सभी गैर कानूनी जो भी एक्ट थे सभी को समाप्त कर दिया जाता है। फिर 1951 में द प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट 1951 आता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(2) में इसको ऐड किया जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि किस प्रकार भारत में प्रेस का विकास होता है। आधुनिक जो प्रेस आप देख रहे हैं, वर्तमान चौथा स्तंभ हमारी व्यवस्था का, और व्यक्ति की आज़ादी। लेकिन वर्तमान जो परिवेश है प्रेस के संबंध में, खासकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत आलोचना हो रही है। तो यह भी बड़ा विचारणीय प्रश्न है हम सभी के समक्ष कि प्रेस अपनी जिम्मेदारी या जवाबदेही का कार्य जो है 100% ईमानदारी पूर्वक निभा रहा है कि नहीं। सरकार की जो है बस चाटुकारिता में लगा हुआ है। ये तो विचारणीय प्रश्न है हम सभी के समक्ष। तो किन संघर्षों से प्रेस की आज़ादी मिली थी, तो उस चीज़ का क्रमवार यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको मित्रों बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो लोकसेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम उत्तर प्रदेश लोकसेवा के द्वारा हो रहे हैं, उन सभी के जीएस के विशेषकर जो है साल पेपर पहले तो तुरंत हल करके डाला जा रहा है, फिर पुनः जब आयोग की आ जा रही है आंसर की, तो उस हिसाब से पुनः आपको जो है मिल जा रहा है। साथ साथ उत्तर प्रदेश का क्विक रिवीजन और आर्टिकल का भारतीय संविधान के बारे में, आधुनिक भारत की श्रृंखला चली रही है। कई सारे वीडियो पड़े हैं, उसको आप जरूर देखिए। पर्यावरण की बहुत अच्छी वीडियो डाली जा चुकी है। आप इन वीडियो को जितना जल्दी हो सके बिना किसी फालतू बातों के, आपको पूरा समय बचेगा और द टू द पॉइंट मैटर मिल जाएगा। तो आप सभी जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को जिनका कल 15 जून 2026 को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया है, उन सभी चयनित परीक्षार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो भावी जो उनके सपने हैं वो पूरे हों, आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने और लाइट सर्विसेज जो भी हैं वो आपके सपने पूरे हों। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।